नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 14वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किस आकृति के कोने नहीं होते हैं? यहाँ पर 4 प्रकार की आकृतियां दी गई हैं। विकल्प ए में जो आकृति है इसका नाम है आयत। विकल्प बी में एक वृत्त दिया हुआ है, सी में शंकु और डी में एक त्रिभुज है। अब किसके कोने नहीं होते हैं? अब कोने किसे कहते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यह एक आकृति है। इस आकृति में ये जो रेखाखंड है ना, और ये जो रेखाखंड है, अब दोनों रेखाखंड किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मिला ना, तो ये कोना कहलाएगा। इसी प्रकार से ये रेखाखंड और ये रेखाखंड इस बिंदु पर मिलते हैं, यानी ये भी कोना कहलाएगा, ये भी कोना कहलाएगा और ये भी कोना कहलाएगा। ठीक है, यानी आयत में कोने हैं। कितने कोने हैं? 4 हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि शंकु है, शंकु में भी एक कोना है। ये रेखाखंड और ये रेखाखंड यहां पर मिल रहे हैं, ये हो गया कोना। इसे हम, है ना, ये क्या हो गया आपका कोना। इसे हम शीर्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? शीर्ष भी बोलते हैं। अब देखिए, वृत्त में कोई कोना नहीं है क्या? त्रिभुज में कोना है। देखिए, एक कोना ये है, एक कोना ये है और एक कोना ये है। तो जब दो रेखाखंड, है ना, किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो वो जो मिलान बिंदु होता है वो कोना कहलाता है। तो देख रहे हैं कि जो वृत्त होता है हमारा, वृत्त में कोई कोना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प बी। प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा छायांकित भाग आधा है? अब आधा को गणित की भाषा में हम लिखते हैं 1/2, है? आधा यानी 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसी आकृति देखेंगे कि जिसमें भिन्न बन रही हो 1/2। देखिए, अब यहाँ पर जो आकृति दी गई है, इस आकृति के 4 भाग किए गए हैं और 4 भाग में से एक भाग छायांकित है। तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी? 1/4। ये आयत है, इसके 2 भाग किए गए हैं और 2 भाग में से एक भाग छायांकित है। तो इसकी भिन्न क्या बनेगी? 1/2। तो ये एक भाग छायांकित है और कुल भाग कितने हैं? 2 है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आकृति है, इसके 4 भाग किए गए हैं और 4 भागों में से 3 भाग छायांकित है। तो इसकी भिन्न क्या बनेगी? 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज है और इसके 2 भाग किए गए हैं और दोनों ही भागों को छायांकित किया गया है। तो इसकी भिन्न बनेगी 2/2। जबकि पूछा गया है कि कौन सा छायांकित भाग आधा है? आधा यानी 1/2। तो हम देख रहे हैं कि विकल्प बी में जो आकृति है उसका छायांकित भाग आधा है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को कौन सा चित्र दर्शा रहा है? देखिए, ये चित्र आपको दिया गया है ना। अब इसकी भिन्न क्या बनेगी? तो इसकी भिन्न बनाते हैं छायांकित भाग की। तो देख रहे हैं कि इस आकृति में बराबर बराबर 1, 2 और 3 भाग किए गए और 3 भागों में से एक भाग छायांकित है। तो इसकी भिन्न बनेगी 1/3। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं उनकी हम भिन्न बनाते हैं। देखिए, ये आकृति है और इसके 4 भाग किए गए हैं। 4 भागों में से एक भाग छायांकित है, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 1/4। ठीक है, ये आकृति है, इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें 2 भाग छायांकित है, इसकी भिन्न बनेगी 2/4। ठीक है, अब ऑप्शन सी में जो आकृति है, इसमें देखिए 2 भाग तो छायांकित है। हमने लिखा 2 भाग छायांकित ऊपर अंश रूप में। कुल कितने भाग है गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 भाग छायांकित कुल भाग है और इनमें से 2 भाग छायांकित है। इसकी भिन्न बन जाएगी 2/6। ठीक है ना।
अब देखिए विकल्प डी में जो आकृति है इसमें छायांकित भाग है 1 और कुल भाग कितने हैं हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए ये जो इसके हो गए भिन्न, हमें क्या करना है कि तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो तुल्य भिन्न होती क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कोई सी भिन्न आपको दी गई है, जैसे यहाँ पर हमें दिया है 1/3 है ना, और इस भिन्न के अंश और हर में समान राशि का हम गुणा करते हैं, समान संख्या का गुणा करते हैं। जैसे अंश में हमने 2 का गुणा किया तो हर में भी हमने 2 का गुणा किया। अब गुणनफल जो प्राप्त होता है ना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये प्राप्त गुणनफल जो है दी गई भिन्न का यानी 1/3 का क्या होगा तुल्य भिन्न होगा, यानी 1/3 का तुल्य भिन्न क्या होगा 2/6 होगा। क्यों कि 2/6 को हम लिखते हैं देखिए, और इसमें समान जो गुणनखंड है उसे विभाजित करते हैं, भाग लगाते हैं, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो पुनः हमें मूल भिन्न प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भिन्न होती हैं वे कहलाती है तुल्य भिन्न, है ना। तब देख रहे हैं 2/6 कहां पर है विकल्प सी में, है ना, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है माप 6 लीटर 425 मिलीलीटर बराबर है, किसके बराबर है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर आपको 6 लीटर 425 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसे लिखना है दशमलव में। ठीक है, देखिए जब लीटर और मिलीलीटर को दशमलव लिखा जाता है तो बहुत ही आसान होता है ना, बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे देखिए अभी समझते हैं। हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मिलीलीटर। अब देखिए लीटर बड़ा मात्रक है और इसके अंतर्गत छोटे मात्रक कितने हो गए 1000 हो गए, और छोटे मात्रक को यानी 1000 में इससे क्या बोलते हैं मिलीलीटर। जब भी इसे दशमलव लिखना होता है तो लीटर क्या होता है ये पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या हो जाएगी, यहां लगाया हमने दशमलव। ठीक है, और जो मिलीलीटर है कितने 425 है, तो इसे दशमलव के दाहिनी ओर लिख देंगे इस प्रकार से 4 2 5। अभी क्या हो गया ये हो गया लीटर हो गया, ये क्या हो गया लीटर, और पढ़ेंगे क्या 6.425 लीटर। अब ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाईं ओर है ना बड़ा मात्रक होता है और दशमलव के दाईं ओर छोटे मात्रक होते हैं। लीटर बड़ा मात्रक है और मिलीलीटर इसका छोटा मात्रक है, यानी लीटर को 1000 भागों में डिवाइड किया गया है, तो जो 1000वां भाग है उसका नाम है मिलीलीटर। ठीक है, तो देखिए 6.425 कहां पर है विकल्प बी में है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, कुछ आमों का भार ने वजन वेट 12 किलोग्राम 800 ग्राम और कुछ सेबों का भार 9 किलोग्राम 650 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है ना, हमें दोनों की तुलना करनी है। ठीक है, अब कितना अधिक है तो ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा घटाव की क्रिया करना पड़ेगी। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा घटाव की क्रिया करना पड़ेगी कि कितना अधिक है या कितना कम है, ये तुलना करनी है। तो यहां पर जो भार दिए गए हैं इन भारों का हमें अंतर निकालना होगा, यानी इनका घटाव ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे किलोग्राम और यहां पर लिख लेते हैं ग्राम। ठीक है, किलोग्राम के नीचे हम लिख देंगे किलोग्राम। आम का भार कितना है 12 किलोग्राम 800 ग्राम, ये लिखा है 12 किलोग्राम और ये हो गया 800 ग्राम। ठीक है, फिर सेबों का भार कितना है 9 किलोग्राम और 650 ग्राम, ये लिखा हमने 9 किलोग्राम 650 ग्राम। अब इनका हमें निकालना है अंतर। ठीक है ना, जैसे हम घटाव करते हैं साधारण वैसे घटाव करेंगे, शून्य में से शून्य घटाते हैं शून्य आता है,
अब आगे शून्य में से 5 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम, यहां से उधार लेते हैं, है ना, ये कितना आ जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 आता है, यहाँ बचता कितना 7, 7 में से 6 घटाए तो 1, 12 में से 9 घटाते हैं तो 3। अब उत्तर कितना हो गया 3 किलोग्राम। देखिए ऊपर लिखा ना किलोग्राम, हमने लिखा 3 किलोग्राम 150 ग्राम, ठीक है ना। तो आमों का भार जो है सेबों के भार से कितना अधिक है, 3 किलोग्राम 150 ग्राम। ये लिखा हुआ है विकल्प ए में 3 किलोग्राम 150 ग्राम, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, चित्र में ए बी रेखा पर आईना रखने पर उसमें बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होगी, है ना। ये देखिए यहां पर हमने एक आईना रखा है, आईना ने दर्पण, मिरर, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। तो यदि यह रखा हुआ है तो ये चित्र है, ये कैसा बनेगा, प्रतिबिंब मतलब इसका जो आकार बनता है किसमें, दर्पण में, उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब, है ना। हम जैसे ये आकृति है, ये क्या है, वास्तविक है, लेकिन जब दर्पण में यानी आईने में जो इसका छायाचित्र बनता है उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब, है ना। तो वो कहलाता है प्रतिबिंब। कैसे बनेगा, देखिए जब यहां पर आपका आईना है, दर्पण है, तो क्या होता है दर्पण में, ये पास वाला भाग पास में रहता है और ये दूर वाला भाग दूर चला जाता है, यानी ये आकृति क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी ऐसी बनेगी ये आकृति, इस प्रकार से आ जाएगी। और ये जो भाग है यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ बन रही है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन बन रही है विकल्प डी में, ठीक है ना। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो आकृति ना, इसका ये कहलाता है प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियां हैं, मीनू 60वीं सीढ़ी तक पहुंच गई, वह अब तक कितनी सीढ़ियां चढ़ चुकी है। देखिए तो इसे क्या लिखना है, यानी कितनी भाग सीढ़ियां चढ़ चुकी है, कुल सीढ़ी कितनी है 100, और 60वीं सीढ़ी तक पहुंच गई है, मतलब 60 सीढ़ी जो है वह चढ़ चुकी है, कितने सीढ़ी में से, 100 में से। तो इसे हम भिन्न रूप में लिखेंगे 60/100, ठीक। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर 60/100 विकल्प नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अब उसका आगे देखेंगे। लास्ट में शून्य है, इन शून्य को शून्य से काट देते हैं। 6/10 वो भी यहाँ पर विकल्प नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं और काटते हैं। अब 6 और 10 दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में आती है, इन 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2 से काटेंगे 6 को 3 बार और 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, ती भिन्न क्या रही है 3/5। आप देख रहे हैं कि 3/5 विकल्प सी में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी 3/5, यानी अब तक वह 3/5 सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। प्रश्न क्रमांक 8, 0.16 1.06 1.69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। अब देखिए हमने सामान्य संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्याओं पढ़ना सीखा है। यदि आपने नहीं सीखा है या कुछ कठिनाई आ रही है तो हमारे चैनल पर अभ्यास के अंतर्गत पार्ट 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के वीडियो उपलब्ध है, उन्हें आप देख सकते हैं, और कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है कैसे याद करते हैं इसके बारे में डिटेल में समझाया गया है। अब यहां पर बात कर रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं की, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि दशमलव के जो बाईं ओर पूर्णांक संख्याएं उनमें देखना है कि बड़ी कौन सी है। अब देखें शून्य छोटा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी ये दोनों संख्याएं में से कोई बड़ी हो सकती है, ये तो होगी नहीं, इसको ने छोड़ दिया है।
अब इसमें देखते हैं, जब दशमलव के बाईं ओर संख्याएं बराबर बराबर हैं तो अब हम करेंगे दशमलव के दाईं ओर। अब देखिए दशमलव के दाईं ओर जो पहला स्थान होता है ये होता है दशांश का, जैसे इसे हम बोलते हैं इकाई, है ना, ये स्थान होता है इकाई का, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे ही। तो इसी प्रकार से दशमलव के दाहिनी ओर होगा ये होगा, ये स्थान कहलाएगा दशांश। क्या कहलाएगा ये, है ना, ये दशांश कहलाता है। क्या कहलाएगा, दशांश यानी 10वां हिस्सा। फिर इसके बाद जो हिस्सा आता है इसको बोलते हैं शतांश यानी 100वां हिस्सा। ठीक है ना, तो हम देखेंगे दशांश पर। अब देखिए यहां पर शून्य है और यहां पर 6 है। अब देख रहे हैं कि शून्य और 6 बड़ा कौन है, भाई 6 बड़ा है, इसलिए ये संख्या जो है इससे बड़ी हो जाएगी। यानी यहां पर जो 3 संख्या दी है उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1.69। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, 0.75 धन 9.425 धन 20.09 का योगफल है। योगफल मतलब इनका जोड़। अब देखिए जोड़ना तो आसान है, लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं ज्यादातर बच्चे कि दशमलव को कहाँ लिखना है, बस ये उनको ध्यान नहीं रहता है, बाकी जोड़ कर लेते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ करना हो चाहे घटाव करना हो, दोनों स्थिति में दशमलव का विशेष ध्यान रखना है और दशमलव को कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। देखिए यहां पर है 0.75, हमने लिखा 0.75, ठीक है। अगली संख्या क्या है 9.425। अब ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी दाईं ओर बाईं ओर अंक आगे पीछे जा रहे हैं, जान दीजिए कैसे। देखिए 9.425। अब देखिए यहां पर हमने एक के नीचे एक लिखा और ये बाहर निकल गया, निकल जाए दो। अब यहां खाली दिख रहा है आपको, तो आप शून्य लगा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी संख्या है 20.09। तो देखिए ये बाहर जाए, ध्यान दीजिए, इकाई नीचे इकाई और दहाई नीचे दहाई, दशमलव नीचे दशमलव, दशांश से नीचे दशांश और शतांश से नीचे शतांश। यहाँ वो खाली दिख रहा है, शून्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसको हम जोड़ देंगे। अब जोड़ आपको आता ही। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए और इसके दाईं ओर और बाईं ओर जो भी अंक हैं एक के नीचे एक आना चाहिए, तो आपका योगफल और अंतर यानी घटाव दोनों से हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे, बहुत आसान है। 0 5 जोड़ते हैं, 5 आता है, 5 और 2 7, 7 और 9 16 के 6, हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1, 9 और 10 के 0, हासिल का 1, 2 और 1 3। तो इनका योगफल कितना जाएगा 30.265। ध्यान रखिएगा दशमलव के बाद जो दाहिनी तरफ संख्या लिखी है इनको अलग अलग पढ़ा जाता है, 2 6 5 ऐसा पढ़ेंगे, न कि 30.265 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, वो गलत है। इसे पढ़ने का तरीका क्या है 30.265। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं, है ना, विमाएं है ये, और नहीं आएगा विमाएं 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप क्या होगा। अब देखिए ये मेज है, मेज यानी टेबल। अब देख रहे हैं कि टेबल का जो ऊपरी भाग होता है वो होता है आयताकार। कैसा होता है वो, आयताकार होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तिरछा आपको इसलिए लग रहा है कि उसको टेबल को तिरछी दिखाई गई है ना। ये आयताकार भाग होता है, जानते हैं। इसमें 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना, कितनी 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे दशमलव रूप में, तो 2.50 ये हो गया मीटर, लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई हुई यहां से
इसको लिखेंगे 1.25 मीटर। ठीक है, हमें याद करना है परिमाप। हम जानते हैं कि परिमाप में क्या होता है, किसी भी आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना है या परिमिति ज्ञात करना है तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देंगे, योग यानी जोड़ देंगे। यानी इसमें देखिए 4 भुजाएं हैं, एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी और ये चौथी। हम जानते हैं कि मेज का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी सतह होती है मेज की, वो आयताकार होती है और आयत में आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर। ठीक है, यानी ये जो लंबाई कितनी है 2.50 मीटर है, तो ये भी हो जाएगी 2.50 मीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी इसकी माप भी कितनी हो जाएगी, इसकी माप भी हो जाएगी 1.25 मीटर। ठीक है, और हमें याद करना है परिमाप। परिमाप ने यहां से यहां तक की लंबाई, इसमें ये जोड़ देंगे, फिर ये जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे, ये कहलाता है परिमाप, है ना। तो हम क्या करेंगे 2.50, फिर इसमें 1.25, फिर 2.50 और फिर 1.25। इन चारों भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देते हैं। देखिए 5 और 5 10 के 0 हासिल का 1, 1 और 5 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15 के 5 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, यानी 7.50 मीटर। अब देखिए 7.50 को हम इसका भी लिख सकते हैं 7.5, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो विकल्प भी में 7.5 मीटर है, अतः विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले क्या है, परिमाप क्या होता है, परिमाप कैसे ज्ञात करें, ये आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर जो है सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए सूत्र में क्या होता है कि आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए लंबाई कितनी है 2.50, चौड़ाई कितनी है 1.25। ठीक है ना, अब यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, 2 गुणा, अब 2.50 में 1.25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3.75, ये हुआ 3.75। अब 3.75 में क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, है ना। तो 2 पंजे 10 के 0 हासिल का 1, 2 पंजे 10, है ना, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 2 दिया 6 और 1 7। अब देखिए यहां पर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक है, इसलिए दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हम लगा देते हैं दशमलव, ये जाएगा 7.5 मीटर, है ना। देखिए यहां पर आ गया। तो ये क्या है, दोनों प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका क्या है कि आपको हमने पहले समझाया है, इसकी भुजाओं की लंबाई जोड़ दीजिएगा तो परिमाप आप आसानी से क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब ये सीख जाए तो उसके बाद आप सूत्र का प्रयोग करके भी इसे करने का अभ्यास करें और सीखें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।